आज मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के रिपोर्ट कार्ड के ऊपर एक कुछ नंबर्स बताऊंगा और उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टेटमेंट्स बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस टाइम इंडिया की हेल्थ कंडीशन कैसी है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इंसाइट्स भी इस वीडियो के अंदर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्री के ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम के अंदर। तो इस टाइम इंडिया ने पिछले एक सालों में 770 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड किया है, जो कि लास्ट ईयर था 676 बिलियन डॉलर्स। इसके अंदर 94 बिलियन डॉलर्स की इंक्रीमेंट ग्रोथ दिखाई दी है। और इससे हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि ये हमारे लास्ट जो टारगेट था उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दिया है। तो ये होगी हमारी पॉजिटिव न्यूज़ कि इंडिया का ट्रेड वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है। लेकिन अब इस नंबर को थोड़ा सा तोड़ के बताते हैं कि एक्चुअल में इसके ड्राइवर्स कौन कौन से हैं। तो इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं वो ही हमारे 17% से ग्रो हो चुके हैं। पहली नेगेटिव न्यूज़। दूसरी नेगेटिव न्यूज़, हम कहते तो हैं कि हम चाइना से इंपोर्ट्स जो हैं वो कम कर रहे हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। इंडिया में चाइना को लेके काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। तो इसका आंसर भी मिल गया कि इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट कंट्री जो है वो अभी भी चाइना है, और इंपोर्ट्स वहाँ से अभी भी कुछ परसेंटेज में बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो और अब बात करते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कंट्री कौन सी है। तो वो है हमारी यूएस, क्योंकि यूएस एक मदर कंट्री है जिस पे पूरा का पूरा वर्ल्ड अभी भी डिपेंडेंट है अपने बिजनेस के लिए। और अब बात करते हैं कि हमारे जो ग्रोथ हुई है उसके अंदर रीज़न किन किन चीज़ों का है। तो सबसे बड़ी बात, हमारे एक्सपोर्ट के अंदर 40% की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर दिखाई दी है। और आप हैरान हो जाएंगे कि जो बाकी ड्राइवर्स हैं हमारे, जो भी मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स के अंदर आते हैं, आपके आयरन ओर के अंदर आते हैं, आपके ज्वेल्स के अंदर आते हैं, जो कि हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी है, उसके अंदर एक एक्सपोर्ट के अंदर डिक्लाइन दिखाई दिया है। तो आप ये सोचिए कि हमारी कंट्री अभी भी उस एडवांस स्टेज की ग्रोथ पे नहीं आ पा रही, और इतनी मेहनत करने के बाद भी एक्सपोर्ट्स के अंदर हमारा डिक्लाइन प्रूव हो चुका है। तो अभी भी इस सेक्टर पे काफ़ी मेहनत करने की रिक्वायरमेंट दिखाई दे रही है। और पूरा साल आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया और रशिया के हमारे ट्रेड के अंदर काफ़ी ग्रोथ दिखाई दी गई। तो उसका आंसर भी मिल गया। 396% की ग्रोथ दिखाई दी है हमारे इंपोर्ट बिल के अंदर, जो हमने रशिया के साथ करा है। और एक और न्यूज़ भी आपने नोटिस करी हुई कि पूरा वर्ल्ड अगेंस्ट था कि भाई रशिया से क्रूड ऑयल मत मंगाओ। अब कहानी ये सुनिए कि जो हमने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया रशिया से, उसको हमने रिफाइन रिप्रोड्यूस करके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वो हमने एक सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी सेवरल कंट्रीज़ ऑफ यूरोप के अंदर ही दिए हैं। तो आप ये सोचिए कि जो कंट्रीज़ हमें मना कर रही थी, उनको ही हमने उसके अंदर वैल्यू ऐड करके वही प्रोडक्ट्स दे दिए। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो मीडिया के अंदर जो बातें बोलते हैं उस पे आप 100% एग्री नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे अगेंस्ट था कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से क्रूड ऑयल वॉर सिचुएशन के अंदर, और हम सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को। लेकिन अगर आप एक्चुअल नंबर्स नोटिस करेंगे तो हमने जो इंपोर्ट किया है उसके अंदर वैल्यू ऐड करके हमने उन कंट्रीज को ही वापस एक्सपोर्ट कर दिया जो कि वेस्टर्न यूरोप के अंदर आती हैं। प्लस इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज रेगुलेशंस हैं, और आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उस पे अभी बहुत ज़्यादा काम करने की गुंजाइश है। क्योंकि अगर इसके एक्सपोर्ट लेवल नहीं बढ़ रहे तो इसका मतलब जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उस पे हमें और डबल डाउन होके काम करना पड़ेगा। क्योंकि एक क्रूड ऑयल डिपेंडेंट कंट्री जो इंडिया इस टाइम है, उसको सबसे पहले अपना एनर्जी बिल पे
सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया ही हमारा एनर्जी बिल है कि हमारी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स 80-90% की जो हैं उससे हमारा जितना फॉरेक्स हम बनाते हैं सरप्लस के अंदर वो मैक्सिमम हमें वापस देना पड़ता है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन नहीं है। तो इस पे मैं कोई गलती नहीं निकाल रहा, लेकिन ये बोल रहा हूँ कि अगले 10 सालों के अंदर अगर इंडिया ने हाइड्रोजन जैसी टेक्नोलॉजी जो कि इंडिया में ही प्रोड्यूस हो सकती है उस पे अगर काम कर लिया और 2 से 3 कंपनीज हमारी लिस्टेड स्पेस के अंदर इस टेक्नोलॉजी पे प्रूव कर दें कि ये एक कॉस्ट बेनिफिट भी होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी सेक्टर के अंदर, और इसकी कॉस्ट जो है वो हमारे तकरीबन एग्जिस्टिंग फ्यूल के आसपास की बन जाए, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इंडिया ने जो 50 साल में ग्रोथ आगे की देखनी होगी वो अगले 15-20 सालों में ही अचीव हो जाएगा। क्योंकि जो पैसा हम सेव करेंगे अपने इंपोर्ट बिल के अंदर वो इंडिया के लोगों के लिए ही काम आएगा, और इंडिया इस टेक्नोलॉजी को आगे एक्सपोर्ट करने का भी जिगरा रख सकता है। तो मेरी जो विजन्स रहती हैं वो 5-6 सालों की नहीं रहती, क्योंकि लंबा सोचने से ही आप एक कंट्री को डेवलप कर पाएंगे। और मैं हमेशा उन चीज़ों पे ही फोकस करता हूँ जिनका बेनिफिट एक तो इंक्रीमेंटल होना चाहिए है, क्योंकि उसके बेनिफिट अगर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आपको दिखाई देंगे तभी फ़ायदा है, प्लस उसका इफेक्ट हमारा मल्टीप्लायर भी होना चाहिए। मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव चीज़ आप इंडिया में लेके आए, उनकी जनरल पॉपुलेशन के भी काम आई, कंपनीज भी बेनिफिट कर पाई, गवर्नमेंट भी बेनिफिट कर पाई, और इकोनॉमी की ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो पाई। तो आप ध्यान से सोचिए, जो भी कंपनी अपना ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो पे काम कर रही है उनको तो सबसे पहले आप डेली बेसिस पे चेक करिए उन पे प्रोग्रेस क्या चल रही है, क्योंकि ये एक ऐसा रेवोल्यूशन आएगा जो कि शायद इंडिया के लैंडस्केप को 15 से 20 साल आगे बना देगा। तो मैं अभी फ़िलहाल ट्रेड वॉल्यूम को लेके कुछ ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं हुआ, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि हमारे में अभी भी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है इसको अच्छा इम्प्रूव करने की। तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर कैसा नंबर आता है। थैंक यू।